चलिए दोस्तों, अब पढ़ने वाले हम क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। तो जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो कई चरणों में यहाँ विभाजित किया गया है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रथम चरण के बारे में। अब प्रथम चरण जो है क्रांतिकारी आंदोलन, उसकी शुरुआत या उसका उद्भव कैसे हुआ और उसके बारे में जो सारी चीज़ है वो हम सारी चीज़ जानेंगे, जो क्या क्या गतिविधियाँ हुई है उनके बारे में। तो यहाँ जान लेते हैं हम सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो आपको पता होगा, इसके पहले हमने उदारवादी और उग्रवादियों के बारे में पढ़ा है। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के पश्चात जो कांग्रेस के अंतर्गत जो नेता थे उनको दो चरणों में यहाँ डिवाइड किया गया, यानी कि 1885 से लेकर 1905 तक के एक, और दूसरे है 1905 से लेकर बाद तक, यानी कि हम 1918 तक की अगर बात करें तो ये मान सकते हैं। तो ये वाले थे उदारवादी और ये वाले थे उग्रवादी। अब यहाँ देखिए, उदारवादियों की अगर बात करें तो उदारवादियों का जो एक प्रकार से कार्य पद्धति थी, प्रार्थना पत्र या प्रतिवेदन या फिर रिक्वेस्ट के माध्यम से वो अपने विचार को प्रस्तुत करते थे, कहाँ पे, ब्रिटिश सरकार के सामने। और उग्रवादियों की अगर बात करें तो हिंसात्मक कार्यवाही और बल, इन सब का प्रयोग करते थे। हालांकि दोनों को यहाँ सफलता नहीं मिली, परंतु फिर भी हम देखें तो इसका काफ़ी दीर्घकालिक महत्व हमको देखने को मिलता है। यानी कि सामने जो राष्ट्रीयता की भावना रहती है लोगों के मन में यहाँ पे प्रकट हो जाती है। तो उसी के फलस्वरूप हमको इनकी असफलता के कारण बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन देखने को मिलते हैं। तो इन क्रांतिकारी संगठनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन चलाए गए वो उनको हम मान सकते हैं कि जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन उनके द्वारा चलाया गया, और उनकी महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका देखने को मिलती है। कुछ स्थानों में इनको क्या कहा गया है, आतंकवादी की संज्ञा दी गई है, मतलब अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के लिए ये घातक सिद्ध हुए तो इसलिए उनको आतंकवादी की संज्ञा दी गई। और क्रांतिकारी गतिविधियों को एक प्रकार से अगर देखें तो कई इतिहासकार जो है आंदोलन नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनका मानना था कि किसी समय आतंकवादी जो कुछ लोगों को छोड़कर आम जनता को अपने साथ ना ले सके, और ना आतंकवाद ने किसी भी अवस्था में आंदोलन का रूप ही लिया। तो हम देख सकते हैं इतिहासकारों के द्वारा इसकी आलोचना की गई है। परंतु अगर हम देखें तो जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों ने अपना साहस, अदम्य साहस और अप्रतिम जो बलिदान था, काफ़ी बलिदान दिया उन्होंने। और इसके कारण यहाँ पे जो जनमानस था, जनमानस को उन्होंने उत्साहित किया, साथ में उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रसार किया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं काफ़ी जो आंदोलन था, आंदोलन के कारण राष्ट्र युग में जो राष्ट्र का यज्ञ हुआ था, राष्ट्र का जो यज्ञ हुआ था उसमें अपने प्राणों की आहुति देकर इन्होंने, मतलब जो क्रांतिकारी थे उन्होंने जनमानस पर अमिट छाप छोड़ गए। अब देखिए, यहाँ पे देखें तो सतत प्रेरणा स्रोत भी ये बने रहे हमेशा। और विशेषकर युवा वर्ग में अगर देखें तो राष्ट्र की, मतलब जो युवा वर्ग था उसमें राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति देने की जो भावना थी इनके द्वारा ही यहाँ पे भरी गई थी, जिसके कारण बहुत सारे यहाँ पे बलिदान हमको देखने को मिलते हैं। तो जो क्रांतिकारी थे उनका योगदान एक प्रकार से अविस्मरणीय हम मान सकते हैं। तो ये हमने देख लिए थोड़ी सी जानकारी किसके बारे में, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। अब अगर बात करें उद्भव की, तो उद्भव कैसे हुआ तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम उद्भव की, यानी कि जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उनका उद्भव कैसे हुआ, तो उसके लिए हम कुछ कारण यहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं हम, देखिए जो उदारवादी थे, उदारवादी जैसे कि 1885 से लेकर 1905 तक के जो थे उदारवादियों को रखा गया उनकी श्रेणी में। और उग्रवादी की अगर बात करें तो 1905 के बाद के, तो इनकी एक प्रकार से देखें उदारवादियों की निराशा, मतलब इनको असफलता नहीं मिली थी तो उसके कारण निराश थे। और उग्रवादियों की असफलता, इन दोनों कारणों की अगर बात करें तो इनके कारण यहाँ पे जो क्रांतिकारी आंदोलन था और उसकी यहाँ पे उसका उद्भव हमको देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, विदेशी विचारधारा ने भी इनको काफ़ी प्रेरित किया। जैसे हम मान लें, जैसे इनके द्वारा महत्वपूर्ण अधिकारियों की हत्या तथा स्वदेशी डकैती इनकी प्रमुख पद्धति रही है। और ये एक प्रकार से व्यक्तिगत बलिदान में विश्वास करते थे। अपनी विचारधारा के प्रचार के लिए इन्होंने साहित्य का प्रकाशन भी किया। साथ में आंदोलन की शुरुआत एक प्रकार से अगर देखें हम तो हमको कहाँ से देखने को मिलती है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के चित्तपावन जो ब्राह्मण थे उनसे देखने को मिलती है, और बाद में ये प्रसारित होकर कहाँ तक चली गई, बंगाल के भद्रलोकों तक चली गई। इसके अलावा 20वीं सदी की अगर बात करें तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसने एक प्रकार से संगठित रूप धारण कर लिया। और ये इनकी दो विचारधाराएं थी। दो विचारधाराएं कौन कौन सी? एक विचारधारा के लोग यहाँ पे मानते थे कि यहाँ पे अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र, एक प्रकार से सशस्त्र आंदोलन करें, और इसके लिए उन्होंने भारतीयों की सहायता भी ली, साथ में भारतीयों की सहायता के साथ साथ विदेशी ताकतों की भी सहायता ली। और इसका प्रसार हमको देखने को मिलता है पंजाब और संयुक्त प्रांत में। संयुक्त प्रांत मतलब आज का उत्तर प्रदेश हम बोल सकते हैं।
दूसरे प्रकार की जो विचारधारा के लोग थे वो हिंसात्मक गतिविधियों का प्रयोग करके ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहते थे, और इस प्रकार की विचारधारा के लोग हमको देखने को मिलते हैं बंगाल और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्र, और इनके कुछ प्रमुख केंद्र थे। जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसके कुछ प्रमुख केंद्र थे, जैसे कि बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब। और इसके बाद हम वो भी देखेंगे जो गतिविधियाँ थी। तो गतिविधियों देखने से पहले हम देख लेते हैं उद्देश्य क्या थे, मतलब जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य की अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे शुरू में देख सकते हैं हम इनके द्वारा जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश राज का तख्ता पलटने के लिए एक प्रकार से 6 सूत्रीय कार्यक्रम यहाँ पे निर्मित किया था। साथ ही ब्रिटिश जो उच्च मतलब एक प्रकार से जो प्रेस थी, प्रेस के जो द्वारा जोरदार प्रचार किया गया, प्रेस मतलब जो मीडिया है, मीडिया के द्वारा जोरदार प्रचार किया गया, और जोरदार प्रचार के फलस्वरूप यहाँ पर शिक्षित जो वर्ग था, शिक्षित वर्ग को ब्रिटिश राज्य के प्रति घृणा की भावना पैदा करना उनका मुख्य उद्देश्य था। साथ में इनके प्रति यानी कि जो देश के शहीद लोग हैं उनकी जीवनियों को संगीत और एक प्रकार से मातृभूमि मतलब जो संगीत है, नाटक है, उसके द्वारा लोगों के सामने मातृभूमि के प्रति प्रेम को जागृत करना, ये भी इनका प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा जलसा निकालना, जुलूस निकालना, हड़ताल करना, इससे जो है एक प्रकार से दुश्मनों को व्यस्त रखना इनका उद्देश्य था। साथ में एक और उद्देश्य हम देख सकते, देखिए जो विभिन्न प्रकार की सेवाएँ थी, जैसे कि सैनिक शिक्षा या फिर व्यायाम, धार्मिक कार्यक्रम, शक्ति पूजा, इन सभी में युवकों की भर्ती करना, ये इनका उद्देश्य था। साथ में हथियार प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था, जैसे कि बम बनाना, उसके अलावा हथियार को लूटना, विदेशों से लाना, ये सारी चीज़ें इनका उद्देश्य था। इसके अलावा डकैती, चंदे एवं डकैती के फलस्वरूप पैसे को इकट्ठा करना। तो इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो क्रांतिकारी आंदोलन है, प्रथम चरण, वो हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। अब ये तो सारी चीज़ हमने देख लिए, क्रांतिकारी आंदोलन क्या है, उसका उद्भव कैसे हुआ और उद्देश्य क्या है उसका। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी उनके बारे में। तो हमारा ये प्रथम चरण कंप्लीट हो जाएगा, और इसके अलावा हम फिर देखेंगे सूरत विभाजन और होम रूल लीग आंदोलन, ये सारी चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पे देखिए गतिविधियों की अगर बात करें तो गतिविधियाँ प्रमुख रूप से हमको देखने को मिलती है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, बंगाल वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में। इसके अलावा कुछ मिलती है दिल्ली वाले क्षेत्र में, कुछ अन्य क्षेत्र में मिलती है। इसके अलावा कुछ विदेशी गतिविधियाँ भी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर किसमें, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण की गतिविधियों के अंतर्गत। तो चलिए एक एक करके यहाँ बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए चापेकर बंधु की। तो ये जो है मतलब एक प्रकार से क्रांतिकारी थे, और जो अलग अलग प्रकार से हम देखेंगे, देखिए चापेकर बंधु, बीडी सावरकर, नासिक षड्यंत्र केस, ढाका अनुशीलन समिति। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे अनुशीलन समिति के बारे में बात करेंगे, किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास, अलीपुर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र, और साथ में हम देखेंगे कुछ और, जैसे कि श्याम जी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा, गदर पार्टी और मैडम भिकाजी कामा, ये सभी हमारे आ जाते हैं। एक और चीज़ है जो कामागाटा मारू जो केस था, मतलब जो कनाडा वाला जो क्षेत्र है, इधर वाला क्षेत्र, यहाँ पे हम बात करेंगे, इससे संबंधित कुछ है ये मामला, तो वो भी हम देखेंगे। उसके अलावा मुस्लिम लीग के बारे में हम जानेंगे, फिर बाद में सूरत विभाजन देखेंगे। चलिए इन सभी जो गतिविधियाँ थी इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं, ताकि अगर आपको 3 नंबर में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे चापेकर बंधु, या फिर जो शॉर्ट नोट्स रहती है, मतलब 1 लाइनर जो क्वेश्चन रहते हैं 3 नंबर वाले, तो वो उनके लिए यहाँ पे हमको ये लाभदायक सिद्ध होगा। तो यहाँ देखिए चापेकर बंधु की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये हमको देखने को मिला था जून 1897 में। ठीक है, और कहाँ देखने को मिला था, पूना, यानी कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। चापेकर बंधु जो थे उनमें अगर देखें हम तो कौन कौन थे, ये थे दामोदर हरी चापेकर, और इसके अलावा एक और थे जिनका नाम था बालकृष्ण हरी चापेकर। ये 2 व्यक्ति थे, इनको चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने पूना प्लेग कमिश्नर जो थे रैंड और उनके साथी जो थे लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट की हत्या कर दी थी, और इसी के कारण यह हत्या जो थी भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या थी, और इन्हें मृत्युदंड भी दिया गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं चापेकर बंधु के द्वारा यहाँ पर एक प्रकार से यूरोपियों की पहली हत्या मानी जाती है। और किस किस की हत्या की वो आपको याद रखना है यहाँ पे, जो पूना प्लेग कमिश्नर था, और साथ में आप देख सकते हैं इनके
लेफ्टिनेंट, दोनों की यहाँ पे हत्या कर दी, जिसके कारण यहाँ पे हम बात करें तो दोनों को यहाँ पे मृत्युदंड दे दिया गया था। तो ये हमने चापेकर बंधु के बारे में देख लिए। इसके अलावा देखते हैं हम बीडी सावरकर के बारे में। तो यहाँ अगर बात करें हम 1904 की, तो 1904 में ये देखने को मिलता है हमको नासिक। नासिक यानी कि अब बात हो रही महाराष्ट्र की, ठीक है। अभी भी हमने बात करी थी पुणे यानी महाराष्ट्र की, और 1904 में नासिक में बीडी सावरकर ने यहाँ पे मित्र मेला, इसके अलावा अभिनव भारत, मित्र मेला और अभिनव भारत, इसकी स्थापना की। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। तो ये आप पुस्तक का नाम भी याद रख सकते हैं इनका, पुस्तक भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ये पुस्तक थी, इसमें 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा इनके द्वारा ही दी गई है। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी है, तो बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक में दी है। नासिक षड्यंत्र के पश्चात यहाँ पे बीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाकर आजीवन कारावास की यहाँ पर सजा दे दी गई। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी बीडी सावरकर के बारे में। फिर देख लेते हैं नासिक षड्यंत्र केस के बारे में। तो ये हमको देखने को मिलता है 1909। अब 1909 से आपको याद आया होगा मार्ले मिंटो सुधार जो रिफॉर्म आता है, उसकी भी आप जो है यार याद रख सकते हैं 1909 को। 1909 में ये भी यहाँ पे बात की जा रही है नासिक की, ठीक है। नासिक का जो जिला मजिस्ट्रेट था जैक्सन, उसको जो है अभिनव भारत के सदस्य यानी कि अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये आप याद रख सकते हैं। मजिस्ट्रेट बस याद रख लीजिए, मजिस्ट्रेट को किसने मारा था, लक्ष्मण कन्हारे ने, लक्ष्मण कन्हारे, इनने जो है मतलब गोली मारकर हत्या कर दी। और 1911 में जैक्सन हत्याकांड में अनंत को जो है, अनंत कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे और विनायक देशपांडे, इनके साथ में 2 और व्यक्ति थे, उनको क्या सुना दी गई, फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हम नासिक षड्यंत्र केस के बाद महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की रीढ़ की हड्डी टूट गई, एक प्रकार से देख सकते हैं। तो ये नासिक से संबंधित था, ये नासिक षड्यंत्र केस। सिंपल सी बात है, 1909 में ये देखने को मिलता है। और मजिस्ट्रेट की यहाँ पे हत्या कर दी थी किसने, मतलब जो अनंत लक्ष्मण कन्हारे था उसने, जो अभिनव भारत का सदस्य था, ठीक है। तो इसके कारण इसको जो है फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं अगला जो है अनुशीलन समिति जो की है ढाका की, ठीक है। और ये देखने को मिलती है हमको 1904 में। तो यहाँ पे इसकी स्थापना जो है, स्थापना की अगर बात करें, स्थापना यहाँ पे पी मित्र और पुलिन दास ने की थी, प्लस पुलिन दास ने यहाँ पे इसकी स्थापना की थी। और यह समिति आगे जो है कलकत्ता की अनुशीलन समिति की इकाई के रूप में भी कार्य करती रही। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, और आप याद रख सकते हैं 1904, और स्थापना पी मित्र और पुलिन दास ने इसकी स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ पे फिर बात कर रहे हैं हम अनुशीलन समिति की। तो एक और है ये 1907 की बात करें तो 1907 में देखने को मिलती है, और इसकी स्थापना जो है, स्थापना हमको कलकत्ता में देखने को मिलती है। कहाँ पे, कलकत्ता। और किसके द्वारा की गई थी स्थापना, बारिंद्र घोष के द्वारा। साथ में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था भूपेंद्र दत्त, भूपेंद्र नाथ था, यहाँ पे हम देख सकते हैं भूपेंद्र नाथ दत्त। इन दोनों व्यक्ति ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी 1907 में। और अन्य सहयोगियों में हम देखें तो प्रमथ मित्र, सतीश चंद्र बोस, ये प्रमुख थे। इस संस्था का नाम जो अनुशीलन समिति है, ये अनुशीलन समिति जो नाम है किसके द्वारा दिया गया था, नाम दिया गया था यहाँ पे नरेन भट्टाचार्य के द्वारा, नरेन भट्टाचार्य के द्वारा क्या नाम दिया गया था, अनुशीलन समिति, ठीक है। एम.एन. रॉय जिनको हम बोल सकते हैं। और उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य की अगर बात करें तो यहाँ पे उद्देश्य इसका था खून के बदले खून, इसका उद्देश्य था। तो ये आप जान सकते हैं अनुशीलन समिति की स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1907 में बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त और इनके कुछ सहयोगी के द्वारा। नाम दिया था नरेन भट्टाचार्य ने। और यहाँ हम देख सकते हैं खून के बदले खून इसका उद्देश्य था।
किंग्सफोर्ड की जो हत्या का प्रयास है, ये मामला हमको देखने को मिलता है 1908 में। और हुआ क्या था, यहाँ हुआ था कि जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य का एक ज़िला है, ज़िले का नाम है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर ज़िला है, इसका एक न्यायाधीश था और न्यायाधीश का नाम क्या है, किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, हत्या का प्रयास किया गया, तो यहाँ पे इनके द्वारा जो है बम फेंका गया। बम किस किस के द्वारा फेंका गया, एक व्यक्ति थे खुदीराम बोस और एक व्यक्ति थे प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों के द्वारा बम फेंका गया, परंतु जो किंग्सफोर्ड है वो तो बच गया। ठीक है, और यहाँ हम देखें दुर्भाग्य से उस गाड़ी में सवार जो राष्ट्रीय आंदोलन से जो है हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्र यहाँ पे मारे गए। जो बम फेंका गया, मतलब किसके लिए बम फेंका गया था, किंग्सफोर्ड के लिए, परंतु वो तो बच गया पर दूसरे व्यक्ति मर गए। तो प्रफुल्ल चाकी ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली डर के कारण, और जो खुदीराम बोस थे, खुदीराम बोस को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और 1908 में यहाँ पे 15 वर्ष की आयु में इनको क्या है, फांसी दे दी गई। ठीक है, किसको, खुदीराम बोस को। तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले ये खुदीराम बोस पहले क्रांतिकारी थे। तो ये आप याद रख सकते हैं, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो था वो हमने यहाँ पे देखें। अब देखते हैं हम अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में। तो यहाँ पे ये घटना हमको देखने को मिलती है 1908 में, मतलब 1908 में ये भी देखने को मिलती है किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में, और 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस भी देखने को मिलता है। तो यहाँ इसकी अगर बात करें हम, तो जो अनुशीलन समिति थी, अभी हमने जो पढ़े हैं अनुशीलन समिति ने यहाँ हेमचंद्र कानूनगो को यहाँ भेजा, कहाँ पे, बम बनाने के लिए। हेमचंद्र कानूनगो, इसको कहाँ भेजा इन्होंने रूस भेजा। रूस काहे के लिए भेजा था, रूस भेजा था बम बनाने के लिए। और उनकी वापसी के उपरांत यहाँ हम देखें तो 1907 में हमको कलकत्ता के जो है मणिक तल्ला में बम बनाने का यहाँ पे कारखाना स्थापित किया गया, कारखाना इनके द्वारा स्थापित किया गया। परंतु बारिंद्र कुमार घोष की लापरवाही से जो है, जो बारिंद्र कुमार हमने पढ़े इधर, ठीक है, इसकी लापरवाही से क्या हुआ, पूरा समूह यहाँ पे पकड़ा गया। और जिससे क्या हुआ, अरविंदो, मतलब इसमें जो है अरविंदो घोष भी शामिल थे, और इन लोगों पर कलकत्ता के अलीपुर अदालत में केस चला। और इस केस में जो सरकारी गवाह है वो नरेंद्र गोसाई की सत्येंद्र बोस ने यहाँ पे हत्या कर दी। मतलब जो गवाह था, जिसने यहाँ पे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो गवाह था इस केस का, उसकी हत्या कर दी गई सत्येंद्र बोस के द्वारा। और बारिंद्र कुमार घोष के जो गुट थे, मतलब जो गुट के जो लगभग सभी सदस्य थे, उनको यहाँ पे हम देख सकते हैं आजीवन कारावास मिल जाता है, जो भी इस केस से संबंधित थे। किंतु CR दास की जो बेहतर पैरवी है, उससे अरविंदो घोष को छोड़ दिया जाता है। और अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद बंगाल के क्रांतिकारियों की कमर टूट जाती है एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं सारे जो है उनको सज़ा मिल जाती है, सिर्फ CR दास जो है, मतलब एक प्रकार से अरविंदो घोष को छोड़ दिया जाता है। तो बाकी हम देख सकते हैं जो अलीपुर षड्यंत्र केस है, उसके बाद बंगाल की क्रांतिकारियों की कमर टूट जाती है, और अरविंदो घोष यहाँ से मतलब राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, और कहाँ चले जाते हैं, दक्षिण भारत यानी कि पौंडीचेरी चले जाते हैं। और वहाँ पे जो है एक प्रकार से एक आश्रम की स्थापना करते हैं, ओरिवल, मतलब ओरिवल है, उसमें एक आश्रम की स्थापना करते हैं और राजनीति से वो संन्यास ले लेते हैं। तो ये अलीपुर षड्यंत्र केस काफ़ी यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुआ। इसके अलावा दिल्ली षड्यंत्र की अगर बात करें, तो यहाँ पे अगर बात करें हम रास बिहारी बोस की, रास बिहारी बोस, तो इसने जो है जो लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग समझ सकते हैं आप, 1911 के बाद की स्थिति है, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसने जो है एक प्रकार से द्वितीय जो लॉर्ड हार्डिंग है उसकी मतलब हत्या का षड्यंत्र रचा था, किसने, रास बिहारी बोस ने, जो उस समय गवर्नर जनरल था। और यहाँ पे हम देखें तो इसी समय दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया गया था, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1912 में। तो यहाँ पे जाते समय उन पर एक प्रकार से बम फेंका गया, किसके द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा। और अभियुक्तों पर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया तथा जो अमीर चंद्र थे, अवध बिहारी, बसंत विश्वास व बाल मुकुंद, इनको फांसी दे दी गई, जो भी साथ में थे। और रास बिहारी की अगर बात करें तो रास बिहारी बोस जो है जापान भाग गए, ठीक है। तो यह है दिल्ली षड्यंत्र केस, मतलब हत्या का प्रयास किसका किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का, परंतु यहाँ पर पूरा समूह पकड़ा जाता है, ठीक है। तो ये इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है, और रास बिहारी बोस कहाँ भाग जाते हैं, जापान भाग जाते हैं।
और इसी समय क्या हुआ था, दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया गया था। ये देख लिया हमने दिल्ली षड्यंत्र के बारे में। फिर हम बात कर सकते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में। तो यहाँ देखिए 1905 की बात कर लेते हैं। 1905 में इन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इंडिया होम रूल सोसाइटी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अब ये कहाँ की गई थी ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहाँ की गई थी, लंदन में, यानी कि हम बोल सकते हैं ब्रिटेन में। ब्रिटेन में इसकी स्थापना की गई थी और क्रांतिकारी विचारों के लिए यहाँ पत्र जो है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये निकालना भी एक प्रारंभ किया इन्होंने, मतलब एक पत्र निकालना शुरू किया जिसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। और इसके अलावा देखें तो लंदन में भारतीयों के लिए इन्होंने जो है इंडिया हाउस, इंडिया हाउस क्या था, एक हॉस्टल है, एक हॉस्टल की इसने इन्होंने स्थापना की थी। कहाँ पे, भारतीयों के लिए, लंदन में। जब इंडिया होम रूल सोसाइटी की क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान गया तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है लंदन से क्या हो गए, भाग गए। ठीक है, और कहाँ भाग गए, पेरिस। पेरिस यानी कि फ्रांस भाग गए। तो ये सारी चीज़ हमको देखना है श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में। फिर बात कर सकते हैं हम मदन लाल ढींगरा के बारे में। तो यहाँ बात करें हम लंदन की, तो लंदन में 1 जुलाई 1909, 1 जुलाई 1909 की अगर बात करें तो मदन लाल ढींगरा ने एक प्रकार से इंडिया ऑफिस, मतलब लंदन स्थित जो भारत सचिव है उसका ऑफिस हम मान सकते हैं। तो इंडिया ऑफिस के जो राजनीतिक सलाहकार है कर्जन बाइली की गोली मारकर हत्या कर ली। मतलब जो एक प्रकार से सलाहकार थे वाइली, इनकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा, मदन लाल ढींगरा के द्वारा। और इनको एक प्रकार से यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के पश्चात क्या हुआ, फांसी दे दी गई। तो ये हम याद रख सकते हैं। लंदन में इन्होंने जो है 1 जुलाई 1909 को इंडिया ऑफिस के जो सलाहकार थे कर्जन वाइली, इनकी हत्या कर दी और गिरफ्तार कर लिया गया और साथ में फांसी दे दी गई। इसके अलावा गदर पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका भी कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम 1 नवंबर की, 1 नवंबर 1913 की, तो 1913 में क्या हुआ था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। अमेरिका के एक शहर में, ठीक है, जिसका नाम था सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी गदर पार्टी की। और जो संस्थापक थे, संस्थापक का नाम भी आप याद रख सकते हैं, संस्थापक का नाम था लाला हरदयाल। और अगर बात करें अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष कौन थे, सोहन सिंह भाकना, ये इसके अध्यक्ष थे किसके, गदर पार्टी के। और एक और चीज़ हम जान लेते हैं इसका उद्देश्य, गदर पार्टी का उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या था, भारतीय सेना में विशेषकर सिखों में जो है विद्रोह की भावना पैदा करना। मतलब भारतीय सेना में विद्रोह की भावना पैदा करना था, परंतु मुख्य फोकस क्या था, सिख थे, सिखों में विद्रोह की भावना पैदा करना और उन्हें जो क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए तैयार करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस दल का प्रभाव उस समय समाप्त हो गया जब अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ और इस दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, जब अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से यहाँ प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। चलिए यहाँ देखते हैं हम अब नेक्स्ट मैडम भीकाजी कामा के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। फिर हम देखेंगे कामा गाटा जो मारू केस है उसके बारे में देखेंगे। तो मैडम भीकाजी कामा की अगर बात करें यहाँ पे तो इनके बारे में हम देखते हैं, अगस्त 1907 की बात करते हैं। तो अगस्त 1907 में जो मैडम भीकाजी कामा है उन्होंने स्टुटगार्ड में एक आयोजित जो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस था उसमें भाग लिया। किसने, मैडम भीकाजी कामा ने। ये हम लिख भी देते हैं, स्टुटगार्ड में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस था।
मतलब सम्मेलन एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, उसमें भाग लिया था और यहीं पर भारतीय तिरंगा भी इन्होंने फहराया था। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, भारतीय तिरंगा फहराया था, जिसमें रंग अगर देखें हम तो हरा, पीला व लाल था। और मैडम जो कामा है उनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। मतलब जो भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसकी मदर कहा जाता है किसको, मैडम भीकाजी कामा को। तो ये हमने देख लिए कुछ क्रांतिकारी गतिविधियाँ। इसके अलावा कुछ और बची है, जैसे कि कामागाटा मारू जो केस था, जैसे कि अगर इसकी बात करें हम तो जैसे मैप है आपके सामने वर्ल्ड का, तो यहाँ देखिए जो कामागाटा मारू जो है एक जापानी जहाज़ था, मतलब ये इसका केस है उसके नाम से, मतलब जहाज़ के नाम से ये केस हम देख सकते हैं। तो एक प्रकार से जापानी जहाज़ था, और जापान कहाँ देखने को मिलता है आपको, जापान ये देखने को मिलता है, ठीक है, ये वर्ल्ड के मैप में आप देख सकते हैं जापानी जहाज़ था। और जिसे पंजाब के जो गुरुदत्त सिंह हैं उसने एक प्रकार से जो मार्च 1914 उसमें हांगकांग के एजेंट से किराए से लिया था। अब यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए भारत की अगर बात करें तो यहाँ जो है किराए से लिया था इन्होंने, मतलब यहाँ की बात कर सकते हैं हम, किसने लिया था, गुरुदत्त सिंह ने। और इसके अलावा कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब कनाडा कहाँ है, तो कनाडा हम देख सकते हैं, उधर इधर से घूम के भी चलें तो जल्दी पहुंच सकते हैं, परंतु हम यहाँ बात कर लेते हैं, ये है कनाडा, ठीक है। तो यहाँ घुसने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था कनाडा सरकार ने, जो भी व्यक्ति यहाँ पर मतलब जहाज़ में बैठ के जाएगा उस पर। तो यहाँ हम बात करें तो जो भारत से सीधे कनाडा ना आए हो यहाँ पे, और 1913 में क्या हुआ, कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में 35 भारतीयों को देश में घुसने के लिए यहाँ पे एक प्रकार से आदेश दिया, जो सीधे भारत से नहीं आए हो। तो मतलब अगर सीधे कोई भारत से आता, जैसे मान लीजिए भारत से कोई सीधे कनाडा आता, तो उसके लिए यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब कोई अन्य देश से अगर आते हैं तो यहाँ पे उनके लिए एक प्रकार से 35 भारतीय जो कि भारत से ना आए हो उनको घुसने के लिए यहाँ पे आदेश दे दिया गया, ठीक है। इस निर्णय से उत्साहित होकर गुरुदत्त सिंह ने जो कामागाटा मारू जो जहाज़ है उसको किराए पर लिया, और इसमें जो जहाज़ था उसमें 376 यात्रियों को बिठाकर हांगकांग से, मतलब हांगकांग मतलब हम जापान की बात करें तो जापान से वो कहाँ रवाना हो गए, वैंकूवर यानी कि कनाडा की बात कर सकते हैं हम, ठीक है, उसके लिए रवाना हो गए। और यहाँ पर 23 मई 1914 को, कब, 23 मई 1914 को ये जहाज़ पहुंच गया कहाँ पे, वैंकूवर यानी कि कनाडा। लेकिन कनाडा के अधिकारियों ने जहाज़ उतरने की इजाज़त नहीं दी, और कनाडा में यात्रियों के अधिकारी जो थे उनकी मतलब अधिकारी की लड़ाई हेतु हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी या तटीय कमेटी गठित की गई। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, शोर कमेटी या तटीय कमेटी गठित की गई, कहाँ पे, इसी के समय, मतलब कामागाटा मारू जो केस था उसी के समय शोर कमेटी या तटीय कमेटी यहाँ पर गठित की गई। किंतु कनाडा सरकार ने इस जहाज़ को अपनी सीमा से बाहर कर दिया, और ब्रिटिश सरकार ने जहाज़ को कलकत्ता लाने का आदेश दिया। मतलब यहाँ जगाया था वापस। तो यहाँ पे देखिए जो जहाज़ है हम देख सकते हैं, दूसरे कलर का पेन देख लेते हैं यहाँ पे। तो जहाज़ वापस लाने के लिए कलकत्ता यानी कि हम बोल सकते हैं बंगाल, पश्चिम बंगाल या जो भी हम बोलें, तो इनको वापस लाने का आदेश किसने दिया, ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे आदेश दे दिया। और जहाज़ के जो मतलब एक प्रकार से मतलब एक प्रकार से कलकत्ता पहुंचने पर जो पुलिस है और यात्रियों के मध्य यहाँ झड़पें हुई, जिससे 18 यात्री मारे गए, और बाकी जो शेष 202 थे उनको जेल भेज दिया गया। तो ये पूरा केस था, आप समझ सकते हैं कामागाटा मारू केस। मतलब शुरू से आप देखें तो एक कहानी के तौर पर इसे याद रख सकते हैं। जो जहाज़ था जिसका नाम था ये कामागाटा मारू जहाज़, जो कि जापानी जहाज़ था, ठीक है, और जो पंजाब के गुरुदत्त सिंह हैं उन्होंने इसको किराए से लिया, और यहाँ से रवाना हुए 376 यात्रियों के साथ, परंतु यहाँ पर घुसने के लिए उन्होंने मना कर दिया और वापस बुलाया गया कहाँ पर, कलकत्ता। तो यहाँ पुलिस और जो यात्री थे उनके मध्य झड़प हुई, जिसमें से कुछ लोगों की हत्या हो गई, यानी कि 18 यात्रियों की हत्या हो गई, और 202 को यहाँ पे जेल कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़, ये कहानी थी कामागाटा मारू केस के बारे में। इसके अलावा हम देख सकते हैं मुस्लिम लीग के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल है। जैसे कि सबसे पहले बात कर सकते हैं हम स्थापना की, ठीक है। मतलब जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो यहाँ पे
यहाँ देखिए जो आगा खां थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आगा खां। तो आगा खां जो व्यक्ति थे उन्होंने 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को यहाँ मतलब इन्हीं के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जो है शिमला में तत्कालीन वायसराय जो लॉर्ड मिंटो थे उनसे मिला तथा भारतीय मुसलमानों के लिए विशेष स्थिति की मांग की। मतलब यहाँ देखिए सांप्रदायिक स्थिति पैदा हो रही, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं अंग्रेज़ों के प्रोत्साहन से। तो जो आगा खां थे वो एक प्रकार से अपने साथ में बहुत सारे मुसलमानों को लेकर कहाँ गए, जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड मिंटो के पास यहाँ पे पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने जो भारतीय मुसलमान थे उसके लिए विशेष रूप से स्थिति की मांग की। तो मिंटो ने आश्वासन दे दिया कि मुसलमानों के लिए राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की जाएगी। और ब्रिटिश की प्रेरणा से ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया। मतलब जो मुस्लिम एक प्रकार से सलीमुल्लाह जो थे उन्होंने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। और यहाँ हम देख सकते हैं इसी पृष्ठभूमि में हम अगर देखें तो यहाँ दिसंबर 1906 में हमको अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना देखने को मिलती है। जैसे कि हमने बात करें मुस्लिम लीग की, तो दिसंबर 1906 में ये इसकी स्थापना देखने को मिलती है। और मुस्लिम लीग के जो संस्थापक की अगर बात करें तो यहाँ पे जो व्यक्ति थे जिन्होंने समर्थन दिया था सलीमुल्लाह खान कौन थे, ये थे संस्थापक मुस्लिम लीग के। और इसके प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आगा खां, जो कि अपने साथ में मतलब लॉर्ड मिंटो के पास गए थे सिफारिश लेकर। तो आगा खां थे प्रथम अध्यक्ष और इसका मुख्यालय हमको देखने को मिलता है कहाँ पे, लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में। इसकी एक शाखा हमको देखने को मिलती है जो मुस्लिम लीग है, हमको एक शाखा 1908 में, ठीक है, 1908 में लंदन में सैयद अमीर अली ने यहाँ पे स्थापित की थी। कहाँ पे, लंदन में, आप याद रख सकते हैं लंदन में सैयद अमीर अली इन्होंने स्थापित की थी। इसके अलावा मुस्लिम लीग के कुछ उद्देश्य भी थे। उद्देश्य की अगर बात करें तो 3 प्रकार से हम उद्देश्य देख सकते हैं इसके, जैसे कि प्रथम अगर देखें ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, ठीक है, मतलब ब्रिटिश के एक प्रकार से ब्रिटिशों का साथ देने के लिए एक प्रकार से उद्देश्य था जो मुस्लिम लीग है उसका। तो ब्रिटिश समर्थक हम बोल सकते हैं, या ब्रिटिशों के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। दूसरा उद्देश्य क्या था, मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। तो जो अधिकार थे उनकी रक्षा प्लस उन अधिकारों का विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और जो कांग्रेस का प्रभाव उस समय बढ़ रहा था तो कांग्रेस के प्रभाव को यहाँ पर रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये 3 उद्देश्य हम देख सकते हैं किसके, मुस्लिम लीग के, ठीक है। इसके अलावा कुछ अधिवेशन भी इसके हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पहला अधिवेशन की अगर बात करें तो पहला अधिवेशन हमको देखने को मिलता है यहाँ पे 1906 में, 1906 यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1906 में। और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था कलकत्ता में ये देखने को मिलता है, जिसमें मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन व स्वदेशी जो बहिष्कार आंदोलन था उसका विरोध किया, यानी कि भारतीयों का विरोध किया एक प्रकार से बोल सकते हैं हम। इसके अलावा द्वितीय जो सम्मेलन हुआ वो हुआ 1907 में। और यहाँ पे अगर देखें तो इसमें कराची जो था, मतलब कराची में हुआ था। और तृतीय अधिवेशन की अगर बात करें तो ये 1908 में देखने को मिलता है। 1908 में कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में ये देखने को मिलता है। इसके अलावा 1908 में जो है अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, जैसे कि हम अगर बात करें तो जो 1909 है उसमें ये पारित हुआ था। तो यहाँ पे देखिए पृथक निर्वाचक मंडल की यहाँ मांग की गई, किसमें, 1908 वाले अधिवेशन में। और 1909 की अगर बात करें तो जो पार्लियामेंटो सुधार आया था उसमें ये प्रदान भी कर दिया गया। पृथक निर्वाचन पद्धति का जो है कांग्रेस ने एक प्रकार से कड़ा विरोध किया और अंग्रेजों की यह नीति कालांतर में भारत विभाजन का कारण बनी। यानी कि मुख्य नीति ये अंग्रेजों की थी कि भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए ताकि वो शक्तिशाली ना रहे। तो ये हमने देखें मुस्लिम लीग के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर, तो ये आप कहानी के तौर पर याद रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये वाला केस भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हमने देख लिया पूरी ये जो पूरे एक प्रकार से गतिविधियाँ थी
पहला जो प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन था उससे संबंधित। इसके अलावा हम जानते हैं अब सूरत विभाजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सूरत विभाजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 1907 की अगर बात करें तो कांग्रेस दो टुकड़ों में बट जाती है, ठीक है। तो जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के अंतर्गत से जो गर्मपंथी लोग थे, गर्मपंथियों को अलग कर दिया जाता है। तो सिंपल सी बात हम बोल सकते हैं कुछ लोग जो है नरमपंथी थे, मतलब जो उदारवादी हम बोल सकते हैं, और कुछ लोग गर्मपंथी यानी उग्रवादी थे। तो दो भागों में यहाँ पे बढ़ जाती है कांग्रेस, ठीक है। तो सूरत विभाजन के नाम से इसको जाना जाता है, और इसके कुछ कारण भी थे क्यों यहाँ पे जो है विभाजन हुआ, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो कारणों की अगर बात करें, सबसे पहले हम देख सकते हैं स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। तो यहाँ देखिए बंगाल विभाजन के दौरान जो गर्मपंथी थे उनके द्वारा स्वदेशी व बंगाल जो बहिष्कार आंदोलन था उसको बंगाल तक सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाना चाहते थे। मतलब यहाँ पे जो गर्मपंथी थे, गर्मपंथी पूरे देश मतलब पूरे भारत की अगर बात करें, भारत में प्रसार करना चाहते थे। कौन? गर्मपंथी यानी कि उग्रवादी, ठीक है। गर्मपंथी लोग कहाँ पहुँचाना चाहते थे? पूरे भारत में इसका प्रसार करना चाहते थे। साथ ही वे विदेशी माल के बहिष्कार के अलावा ब्रिटेन को किसी तरह का सहयोग ना दिए जाने, यानी एक प्रकार से असहयोग बोल सकते हैं हम, किसी प्रकार का सहयोग ना दिए जाने की मांग कर रहे थे। कौन? गर्मपंथी। इसके विपरीत नरमपंथी की अगर बात करें तो नरमपंथी कैसे थे? इनके विपरीत थे। आपको पता होगा नरमपंथी विचारधारा इस प्रकार की हिंसात्मक नहीं थी। तो नरमपंथियों के द्वारा स्वदेशी व बहिष्कार को केवल बंगाल तथा विदेशी माल तक ही यहाँ पे सीमित रखना चाहते थे। दोनों के मध्य यहाँ पे मतभेद हुए, वैचारिक मतभेद हुए। तो इसके कारण हमको क्या देखने को मिलता है? कांग्रेस का विभाजन देखने को मिलता है। तो मेन चीज़ हमको क्या देखने को मिली? स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का यहाँ पे प्रसार। दूसरी चीज़, अध्यक्ष के पद को लेकर यहाँ मतभेद देखने को मिलता है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए 1907 की बात कर लेते हैं। 1907 में जो अधिवेशन हुआ था, यानी कि इसमें होने वाला जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, उसमें अध्यक्ष के पद को लेकर काफ़ी मतभेद था, यानी गर्मपंथी एवं नरमपंथी नेताओं में मतभेद उत्पन्न हो गया। और गर्मपंथी एक प्रकार से देखें तो लाला लाजपत राय को नेता बनाना चाहते थे। गर्मपंथी किसको बनाना चाहते थे? लाला लाजपत राय को। और अगर बात करें हम किसकी? नरमपंथियों की, तो नरमपंथी यहाँ पे रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। कौन? नरमपंथी। तो दोनों के मध्य यहाँ पे अध्यक्ष के पद को लेकर मतभेद हुआ। इसके कारण भी हमको सूरत विभाजन मतलब कांग्रेस का विभाजन देखने को मिलता है। दूसरी, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अधिवेशन का स्थान को लेकर भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे कि प्रारंभ में अगर देखें तो 1907 की बात कर सकते हैं। 1907 में होने वाला जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, उसमें अधिवेशन का स्थान क्या निर्धारित किया गया था? यहाँ पे नागपुर निर्धारित किया गया था, ठीक है। किंतु यहाँ गर्मपंथियों का अधिक प्रभाव को देखते हुए जो नरमपंथी नेता थे, नरमपंथी नेता ने इसको कहाँ कर दिया? सूरत कर दिया, ठीक है। और सूरत में आयोजित करवाने में ये सफल रहे। इससे भी गर्मपंथियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिलता है। अर्थात हम बोल सकते हैं अधिवेशन का स्थान को लेकर भी हमको जो है विभाजन देखने को मिलता है। इसके अलावा कलकत्ता अधिवेशन की बात करें तो यहाँ देखिए सूरत विभाजन का एक प्रमुख कारण यह थी कि मतलब अफवाह थी कि 1906 में यहाँ पे जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें पारित जो स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वावलंबन संबंधी प्रस्ताव थे रद्द कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये उनके अंदर क्या था? एक प्रकार से अफवाह फैल गई थी, जिससे गर्मपंथी नेताओं ने सूरत जो है अधिवेशन के पूर्व भी यहाँ पे आक्रोश अपने अंदर व्याप्त कर लिया था। तो यहाँ ये अफवाह के कारण भी मतलब कलकत्ता अधिवेशन में जो सारे आंदोलन थे वो रद्द कर दिए जाएंगे, इस प्रकार की अफवाह के कारण भी गर्मपंथियों में आक्रोश व्याप्त था। फिर व्यक्तिगत जो है व्यक्तित्व की टकराहट की अगर बात करें, यहाँ पे सूरत विभाजन के पीछे एक प्रमुख कारण ये माना जाता है। कौन सा? व्यक्तित्व की टकराहट। अर्थात हम देखें तो इस अधिवेशन से पूर्व जो तिलक थे, तिलक के शिष्य थे आगरकर रनाडे, इसके खेमे में चले गए। और यहाँ तिलक की अगर बात करें, तिलक तथा रनाडे के गुट में व्यक्तिगत विरोध हो गया। तो जो तिलक थे, यहाँ पर दो व्यक्ति थे, एक थे तिलक और दूसरे थे महादेव गोविंद रनाडे। इनके मध्य हमको टकराहट देखने को मिलती है। इसके कारण भी हमको सूरत विभाजन या कांग्रेस का विभाजन देखने को मिलता है। तो ये हमने कारण जाने किसके? सूरत विभाजन के। इसके अलावा हम देख सकते हैं अब इसके कुछ परिणाम, यानी कि आउटपुट क्या निकला वो हम देख सकते हैं सूरत विभाजन के फलस्वरूप। तो सूरत विभाजन का जो है कांग्रेस पर विपरीत प्रभाव पड़ा। जैसे कि अगर देखें तो इस विभाजन में जो है कांग्रेस का सामाजिक रूप से सुधार जो है सीमित हो गया। सॉरी, ये सुधार नहीं है, ये है आधार।
ठीक है। सामाजिक आधार यहाँ पे कैसा हो गया, काफ़ी सीमित हो गया। इसके अलावा देखें हम तो सूरत विभाजन का स्वदेशी आंदोलन पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और 1 वर्ष के अंदर ही जो है यहाँ पर आंदोलन का प्रभाव कैसा हो गया, आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, हम बोल सकते हैं ये समाप्त हो गया, कौन सा, स्वदेशी आंदोलन। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम पर भी इसका काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे आंदोलन की गति कैसी हो गई, धीमी हमको देखने को मिलती है। फिर अंग्रेज़ों को जो है सूरत विभाजन से काफ़ी लाभ हुआ, जैसे कि हम देखें तो अंग्रेज़ों ने गर्मपंथी नेताओं पर सख्त कार्रवाई की तथा नरमपंथी की मांगों को भी काफ़ी नज़रअंदाज किया। तो हम देख सकते हैं काफ़ी नुकसान यहाँ उठाना पड़ा इसके कारण, जो सूरत विभाजन है उसके कारण। मतलब लाभ सिर्फ किसको हुआ, अंग्रेज़ों यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को हुआ। तो हम निष्कर्ष के रूप में बोल सकते हैं यहाँ पे जो एक प्रकार से जो सूरत विभाजन है उसके निष्कर्ष में, तो सूरत विभाजन का जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी एक प्रकार से विपरीत प्रभाव पड़ा, जैसे कि हमने ये सभी कारण यहाँ पर जाने हैं। और राष्ट्रीय नेताओं ने शीघ्र ही पारस्परिक सहयोग के महत्व को समझते हुए एक बार पुनः एकजुट होने का यहाँ पर प्रयास किया। इसके फलस्वरूप मतलब हालांकि विपरीत प्रभाव पड़ा, परंतु इसके महत्व को समझते हुए फिर से उन्होंने एकजुट होने के लिए यहाँ पर सफल प्रयास किया। और परिणाम स्वरूप 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, 1916 में लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें जो दोनों थे यानी कि नरमपंथी प्लस गर्मपंथी दोनों एकजुट हो गए, यानी कि पुनः उनको शामिल कर लिया गया। तो ये हम देख सकते हैं परिणाम निष्कर्ष के रूप में भी देख ली हमने सारी चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन के बारे में। तो होम रूल जो आंदोलन है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं हम। देखिए जो होम रूल था वो एक प्रकार से आयरलैंड का शब्द है। कहाँ का शब्द है, आयरलैंड का शब्द है। और होम रूल आंदोलन से मुख्यतः हम देख सकते हैं जो एनी बेसेंट, इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, ये बाल गंगाधर तिलक, ये मुख्य रूप से इससे जुड़े हुए हैं, किससे, होम रूल लीग से। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में दोनों का यहाँ पे होम रूल आंदोलन चल रहा था, हालांकि बाद में समाप्त हो जाता है, तो हम उसी के बारे में जानेंगे। तो इसके कुछ उद्देश्य थे वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, जो होम रूल आंदोलन है उसके उद्देश्य थे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखें संवैधानिक तरीके से स्वशासन, अर्थात यहाँ हम देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए इनका उद्देश्य था कि संवैधानिक तरीके से स्वशासन अर्थात होम रूल प्राप्त किया जाए, ये मुख्य उद्देश्य था उनका पहला। दूसरी चीज़ बात करें तो जातिवाद एवं छुआछूत से संबंधित जो है उसके विरुद्ध यहाँ पे अभियान चलाना, ये भी उद्देश्य था। और लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना, ये भी यहाँ पे मुख्य उद्देश्य था। तो 3 उद्देश्य हमने देखे होम रूल आंदोलन के, तो ये तीनों आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि 2 होम रूल आंदोलन थे, एक तो तिलक का होम रूल आंदोलन और एक एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट की अखिल भारतीय होम रूल लीग थी। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम देख लेते हैं। तो तिलक की बात करते हैं। तिलक के होम रूल की जो स्थापना है वो हम देख सकते हैं 28 अप्रैल 1916 को देखने को मिलती है। कहाँ पे, पूना में। और प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे, जोसेफ बैप्टिस्टा, और जो सचिव थे वो NC केलकर थे। इसके अलावा क्षेत्र की अगर बात करें तो जो तिलक का होम रूल लीग का जो क्षेत्र था वो था कर्नाटक, महाराष्ट्र अर्थात मुंबई को छोड़कर, मध्य प्रांत तथा बरार। और प्रचार का जो माध्यम था मराठा और केसरी, जो उनके अखबार चलते थे मराठा और केसरी नाम से, वो उनके प्रसार का माध्यम था। इसके अलावा एनी बेसेंट की अगर बात करें तो एनी बेसेंट का अखिल भारतीय होम रूल लीग की, तो यहाँ पे हमको इसकी जो है स्थापना देखने को मिलती है सितंबर 1916 में, और स्थान है मद्रास। इसके अलावा प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो एनी बेसेंट खुद थी, और सचिव कौन थे, जॉर्ज अरुंडेल। और अन्य सदस्य की अगर बात करें तो महात्मा गांधी, CR दास, इन दोनों को छोड़कर अगर बोलें तो तत्कालीन समय के प्राय सभी महत्वपूर्ण नेता जैसे कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, सुब्रमण्यम अय्यर, ये सभी लोग जो है इनके सदस्य के रूप में शामिल थे। सिर्फ किसको छोड़ दिया जाए तो महात्मा गांधी और CR दास को छोड़ दिया जाए। तो क्षेत्र की अगर बात करें तो एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन था उसका क्षेत्र हम देख सकते हैं। तिलक के जो क्षेत्र थे, तिलक का क्षेत्र कौन सा था, कर्नाटक, महाराष्ट्र अर्थात मुंबई को छोड़कर, मध्य प्रांत और बरार, इन सभी क्षेत्रों को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में होम रूल लीग आंदोलन को फैलाने का दायित्व किसका था, एनी बेसेंट का था। तो ये हम दोनों को देख लगते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में दोनों का यहाँ पे होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। और इनके प्रचार का माध्यम क्या था, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ जो थी, मतलब एक प्रकार से अखबार या पत्रिका जो हम बोल सकते हैं, वो इनके प्रचार का माध्यम था। तो हमने दोनों के बारे में यहाँ पे देख लिए। अब बात कर लेते हैं हम आगे, मतलब जो आंदोलन है वो उसका अंत हो जाता है। तो अंत होने के लिए कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं, तो उन कारकों के बारे में हम जान लेते हैं।
सबसे पहले देख लेते हैं अंग्रेजों की दमनकारी नीति, अर्थात जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के प्रति दमनकारी नीति अपनाई। और यहाँ पे जो कुछ लोग थे, कुछ लोग मतलब यहाँ पे जो क्रांतिकारी थे, जैसे कि हम बात करें जो तिलक थे, तिलक, साथ में बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल जो थे, इनको यहाँ पे दिल्ली व पंजाब के प्रवेश पर यहाँ पे रोक लगा दी गई। और एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और बीपी जो बाडिया थे, उन सभी को यहाँ पे नज़रबंद करवा दिया गया। ठीक है। इसके अलावा देखें तो इसी समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा जो है 20 अगस्त 1917 को यहाँ पे ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा गया, जिसका नाम था क्या, ये हम देख सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म था, यानी कि मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र हम बोल सकते हैं, ये पढ़ा गया, जिसमें यहाँ पे इनके द्वारा बात कही गई कि इसमें भारत को जो है उत्तरदायी शासन यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। तो इसके कारण भी यहाँ पे आंदोलन का अंत हमको देखने को मिलता है। और परिणाम स्वरूप एनी बेसेंट ने जो है होम रूल लीग, मतलब जो 20 अगस्त है, 20 अगस्त की अगर बात करें, 20 अगस्त 1917 को यहाँ पे होम रूल लीग को समाप्त करने की यहाँ पे घोषणा कर दी जाती है एनी बेसेंट के द्वारा। दूसरी ओर अगर बात करें तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था वैलेंटाइन चिरोल। ये व्यक्ति काफ़ी आलोचक है। ठीक है, इसके संबंध में हम देख सकते हैं वैलेंटाइन चिरोल। तो वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा क्या कहा गया, जो तिलक है, तिलक को कहा गया कि जो तिलक है वो है अशांति का जनक। कौन? तिलक, अशांति का जनक। तो इसके लिए तिलक जो है कहाँ जाते हैं, इसके खिलाफ मानहानि का दावा ठोकने के लिए, मुकदमा करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। तो फलस्वरूप इनका जो है मतलब जो तिलक है, तिलक के होम रूल का जो है नेतृत्व वो समाप्त हो जाता है। तो इसके कारण उनका जो है होम रूल लीग अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये आंदोलन के अंत के संबंध में कुछ हमने कारक देखे यहाँ पे, तो इनके बारे में आप समझ सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं होम रूल जो लीग था उसका महत्व क्या था, तो महत्व के बारे में जान लेते हैं, फिर हम आगे की चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ देखिए महत्व क्या था। तो इस आंदोलन की अगर बात करें तो इस आंदोलन ने पहली बार एक प्रकार से राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन्म दिया। और जो गांधी थे, गांधी के लिए एक प्रकार से भावी राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला रखी, क्योंकि इसके बाद गांधीवादी युग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गांधी जी के लिए यहाँ पे आधारशिला रखने का काम किसके द्वारा किया गया, होम रूल लीग के द्वारा किया गया। इसने जो है कांग्रेस को एक प्रकार से ऊर्जावान बनाया, और जो राजनीतिक शून्यता के दौर में राष्ट्रीय आंदोलन की, मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जैसे कि हम देख सकते हैं जो होम रूल लीग था, जैसे कि दोनों कांग्रेस, मतलब जो गर्मपंथी एक साथ हुए थे, तो जो कांग्रेस की शून्यता थी उसके दौर में राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने का काम होम रूल लीग आंदोलन के द्वारा किया गया। इस आंदोलन की अगर बात करें तो परिणाम स्वरूप यहाँ पे देखें भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ, जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की बात की गई भारतीयों के लिए। तो ये हमने देखे महत्व के बारे में। फिर यहाँ देखिए हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़े हैं, और उसके बाद आपके दिमाग में सारी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करें क्रांतिकारी आंदोलन जो पहला था, यानी कि प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बात की है, वो क्या था उसके बारे में सारी चीज़ हमने जाने। इसके अलावा हमने उद्भव उसका कैसे हुआ, किन किन कारणों से जो है उनका उद्भव हुआ क्रांतिकारी आंदोलन का। उदारवादी और उग्रवादियों के अलावा ये क्रांतिकारी संगठन थे। ठीक है, इसके अलावा इसके उद्देश्य के बारे में बात करें हमने। फिर हमने देखे हैं क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित कुछ गतिविधियां, जो कि महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, दिल्ली, अन्य क्षेत्र, और कुछ विदेशी गतिविधियां भी थी, जैसे कि कामाटा मारू जो केस है जो कि कर्नाटक से संबंधित था, वो भी हमने देखे हैं। ये गतिविधियों के संबंध में विभिन्न व्यक्ति और घटना के बारे में हमने बात की हैं, ये सारी चीज़। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो केस है ये वाला कनाडा वाला, वो भी हमने देखे। मुस्लिम लीग के बारे में हमने सारी जानकारी यहाँ पे देखे हैं। इसके अलावा देखें तो सूरत विभाजन के बारे में हमने बहुत सी चीज़ें पढ़े हैं, जो कि 1907 में हुआ था, और इसके कारण दो भागों में यहाँ बढ़ जाती कांग्रेस, और उसके कुछ कारण भी देखें क्यों दो भागों में बढ़ती कांग्रेस। साथ में परिणाम देखें इसके क्या परिणाम हुए, हालांकि नकारात्मक परिणाम थे, फिर भी आगे देखें तो संगठित हो गए थे बाद में जाकर। फिर हमने एक आंदोलन के बारे में बात की, होम रूल लीग आंदोलन, और आयरलैंड से संबंधित था, यानी कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इसमें जो है प्रमुख व्यक्तित्व थे। उसके कुछ उद्देश्य देखे हैं, वो भी हमने यहाँ विस्तार से देखें। फिर दोनों के होम रूल लीग आंदोलन के बारे में हमने यहाँ पे विस्तार से जानकारी इकट्ठी की। इसके अलावा आंदोलन का अंत कैसे हो गया और उसका क्या महत्व था, ये सारी चीज़ हमने पढ़े हैं अभी तक। अब हम आगे पढ़ेंगे गांधीवादी युग के बारे में। गांधीवादी आंदोलन जो था जो कि कब से कब तक चला, 1917 से लेकर 1947 तक इनका युग चलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।